और नेपाल में अंतरिम सरकार के पीएम को चुन लिया गया है। सुशीला कार्की को अब नेपाल को पीएम पद की कमान सौंप दी गई है। बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट सुशीला कार्की के भारत के साथ बहुत ही सम्मानजनक रिश्ते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में बीते 6 दिनों का लंबा संघर्ष, हिंसा, आगजनी, उपद्रव के बाद अब धीरे धीरे फैल रही शांति। शांति स्थापित होते ही नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम का भी अब ऐलान हो चुका है और इस रेस में भारी विरोध के बावजूद भी सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को देश का अंतरिम पीएम चुना। उन्हें शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। वे 220 सालों के इतिहास में देश की पहली महिला पीएम है। इससे पहले सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। सुशीला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। 2017 में जब इन्हें हटाने के लिए प्रचंड सरकार महाभियोग लेकर आई तो सुशीला के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सुशीला की यही लोकप्रियता उनके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में बहुत काम आई। ऐसे में सुशीला कार्की के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो सुशीला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में वो जज बनी। जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो ये अपने आप में ऐतिहासिक था। एक साल बाद यानी 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वे फैसलों से राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया और इन आरोपों के बीच से सुशीला कार्की पाक साफ होकर निकली। सुशीला की इसी छवि ने उन्हें जनता के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे में सुशीला के भारत से मजबूत संबंधों पर अगर नजर डालें तो बीएचयू से एमए की डिग्री हासिल करने वाली सुशीला ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर एक इंटरव्यू के दरमियान कहा था, दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन दोनों देशों की जनता का रिश्ता बेहद गहरा है। उनके कई रिश्तेदार और परिचित भारत में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है और दोनों देशों के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। यानी नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी आने वाले वक्त में हालात सामान्य हो ही जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सुशीला कार्की ने नेपाल की कमान तो जरूर सौंप दी गई है, लेकिन उनकी इस राह में बहुत सारे रोड़े भी आएंगे। सुशीला ने जिस ताज को थाम लिया है उसमें फूल के साथ साथ कांटे भी हैं, जो उनकी राह में मुश्किल तो खड़े करते ही रहेंगे। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। सुशीला कार्की को नेपाल की कमान मिल चुकी है। भारी विरोध के बाद भी अंतरिम सरकार में नेतृत्व की डोर सुशीला कार्की के हाथों में है। लेकिन वर्तमान हालातों और चुनौतियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुशीला और नेपाल के लिए आने वाले दिन सामान्य नहीं होंगे। सुशीला को उन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उनके सामने मुंह फैलाए खड़ी है। अब ऐसे में बात करें कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, तो चुनौती नंबर 1, सुशीला को अंतरिम सरकार चलाना उनके लिए बहुत कठिन होगा। चुनौती नंबर 2, विरोधी धड़े को संतुष्ट करना भी अंतरिम पीएम के लिए मुश्किल होगा। चुनौती नंबर 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के आरोपों का सामना बहुत मुश्किल होगा। चुनौती नंबर 4, नेपाल के भविष्य में वर्तमान जैसे हालात न हो, इससे भी निपटना पड़ेगा। चुनौती नंबर 5, सुशीला पर लगे आरोपों का वो सामना कैसे कर पाएंगी। नेपाल में पीएम का शपथ ग्रहण हो चुका है, फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो वहीं राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव होगा। जनजी नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी रखेंगे। यानी कि अंतरिम सरकार में मुखिया के तौर पर मिली जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को भावनाओं के समानांतर चला पाना ये सुशीला कार्की के लिए अब सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेपाल में अंतरिम सरकार के पीएम को चुन लिया गया है। सुशीला कार्की को अब नेपाल को पीएम पद की कमान सौंप दी गई है। बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट सुशीला कार्की के भारत के साथ बहुत ही सम्मानजनक रिश्ते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में बीते 6 दिनों का लंबा संघर्ष, हिंसा, आगजनी, उपद्रव के बाद अब धीरे धीरे फैल रही शांति। शांति स्थापित होते ही नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम का भी अब ऐलान हो चुका है और इस रेस में भारी विरोध के बावजूद भी सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को देश का अंतरिम पीएम चुना। उन्हें शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। वे 220 सालों के इतिहास में देश की पहली महिला पीएम है। इससे पहले सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। सुशीला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। 2017 में जब इन्हें हटाने के लिए प्रचंड सरकार महाभियोग लेकर आई, तो सुशीला के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सुशीला की यही लोकप्रियता उनके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में बहुत काम आई। ऐसे में सुशीला कार्की के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें, तो सुशीला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में वो जज बनी।
जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो ये अपने आप में ऐतिहासिक था। एक साल बाद यानी 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वे फैसलों से राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया और इन आरोपों के बीच से सुशीला कार्की पाक साफ होकर निकली। सुशीला की इसी छवि ने उन्हें जनता के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे में सुशीला के भारत से मजबूत संबंधों पर अगर नजर डालें तो बीएचयू से एमए की डिग्री हासिल करने वाली सुशीला ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर एक इंटरव्यू के दरमियान कहा था, दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन दोनों देशों की जनता का रिश्ता बेहद गहरा है। उनके कई रिश्तेदार और परिचित भारत में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है और दोनों देशों के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। यानी नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी आने वाले वक्त में हालात सामान्य हो ही जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशीला कार्की ने नेपाल की कमान तो जरूर सौंप दी गई है, लेकिन उनकी इस राह में बहुत सारे रोड़े भी आएंगे। सुशीला ने जिस ताज को थाम लिया है उसमें फूल के साथ साथ कांटे भी हैं, जो उनकी राह में मुश्किल तो खड़े करते ही रहेंगे। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। सुशीला कार्की को नेपाल की कमान मिल चुकी है। भारी विरोध के बाद भी अंतरिम सरकार में नेतृत्व की डोर सुशीला कार्की के हाथों में है। लेकिन वर्तमान हालातों और चुनौतियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुशीला और नेपाल के लिए आने वाले दिन सामान्य नहीं होंगे। सुशीला को उन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उनके सामने मुंह फैलाए खड़ी है। अब ऐसे में बात करें कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, तो चुनौती नंबर 1, सुशीला को अंतरिम सरकार चलाना उनके लिए बहुत कठिन होगा। चुनौती नंबर 2, विरोधी धड़े को संतुष्ट करना भी अंतरिम पीएम के लिए मुश्किल होगा। चुनौती नंबर 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के आरोपों का सामना बहुत मुश्किल होगा। चुनौती नंबर 4, नेपाल के भविष्य में वर्तमान जैसे हालात न हो, इससे भी निपटना पड़ेगा। चुनौती नंबर 5, सुशीला पर लगे आरोपों का वो सामना कैसे कर पाएंगी। नेपाल में पीएम का शपथ ग्रहण हो चुका है, फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो वहीं राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव होगा। जनजी नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी रखेंगे। यानी कि अंतरिम सरकार में मुखिया के तौर पर मिली जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी को भावनाओं के समानांतर चला पाना, ये सुशीला कार्की के लिए अब
सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।